तो m का मतलब क्या हो जाएगा, E बाई r करने के लिए। अभी देखना इसको सबको मिक्स करके यहाँ पर आपका एक फाइनल इक्वेशन आई है। देखना बड़े ध्यान से भाई सब लोग यहाँ पर बोल्ट्जमैन कर्व के बारे में। अब यहाँ देख लो भाई सब लोग, अब जाने दो जो हो गया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व के बारे में हमने कल पढ़ाई की थी, जो क्या बता रहा था हमको, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में उसने ज्ञान दिया था। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या था भाई? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या था? 70 से मैं चाहूंगा पूछना मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब कैसे, कहां और क्यों? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? ये तो भाई कोई आंसर ही नहीं, ग्राफ का पी रहता है। मोस्ट प्रोबेबल, ग्राफ छोड़ दो, ग्राफ गया अपना भाड़ में, ठीक है। तुम बताओ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इस शब्द का मतलब क्या है? और अगर तुमको नहीं पता तो तुमने मुझसे डाउट क्यों नहीं पूछा, सवाल ये आता है। ठीक है, दो केस हो सकता है, तो आपको पता है और नहीं पता तो फिर आपने डाउट क्यों नहीं पूछा। बताइए प्रीति, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा मतलब? फिर अंधाधुंध, बताओ सानिया। बैठ जाइए, तो क्या होगा, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कल की कुछ बातें आपको याद है तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसको हम लोग क्या बोले थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। क्या था वो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में था, और किसके बीच में था? काइनेटिक एनर्जी के बीच में। कुछ इस प्रकार से ग्राफ तुम्हारा आया, क्या तुमको इतना याद है? फिर क्या हुआ था, ये क्या है, यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और यहां पे क्या, काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर वाई एक्सिस ये बता रहा है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वाई एक्सिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलो यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं, यहां 20 मॉलिक्यूल हैं, यहां 30 मॉलिक्यूल है, यहां कितने, 40 मॉलिक्यूल। अगर वाई एक्सिस ये बता रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, और एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां पे मान लो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ 30 जूल है, यहाँ कितनी है, 40 जूल हो गई, यहाँ 50 जूल है, यहाँ क्या है, 60 जूल है। ठीक है, अगर ये आपका बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? 40 के पास कौन सी है, 40 जूल है, यानी कि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है। तो इसी वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो क्या हो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट। सिंपल सी बात इतनी है। अब कल क्या एक्चुअली देखी थी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा था, ये ग्राफ आपका, ये कर्व आपका ब्रॉड हो जा रहा था और नीचे झुक जा रहा था थोड़ा सा। क्या हो रहा था, ब्रॉड और नीचे, मतलब क्या हो रहा था, कुछ इस प्रकार से इस ग्राफ के साथ खेल हो रहा था। एक तो क्या हो गया, ग्राफ आपका और फैल गया, और क्या हो गया, वो थोड़ा सा नीचे आ गया। जब फैलेगा तो लेंथ आपको क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि आपको इस एरिया को क्या करना है, कांस्टेंट बना करके रखना है। तो अब क्या हुआ, जो आपका पीक था, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या हो गई, बढ़ करके कहां पर आ गई, यहां पे आ गई। यानी कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। ये दिख रहा है कि नहीं सबको? लेकिन क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले 40 थे, अब कितने हो गए तुम्हारे, 30 हो गए। यानी कि आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल वाला क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं कम हो गया। इतना है कि नहीं सबको समझ में? अब वो एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्स बोल्ट्जमैन कर्व के साथ क्या छेड़छाड़ होती है, तो तुम क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं सबको? सिंपल बात इतनी है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो, ये वाला क्या है तुम्हारा, नॉर्मल कर्व है, और ये क्या है, कर्व व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड।
अब इसको जल्दी जल्दी आप ड्रॉ करें और सभी लोग बैठ जाएं और ट्राई करो कि पढ़ करके आओ यार इस तरीके का
वेरी गुड। कहाँ तो गया था भाई ये वाला? ठीक है, अब देना चलिए। अब इस इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। ये कौन सी इक्वेशन है? अरहेनियस की इक्वेशन थी ना, उसको हमने क्या किया था, लॉग की फॉर्म में चेंज करने का ट्राई किया था। कुछ इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आई थी। अब क्या लिखा है, अगर हम लोग ln k और 1/t का ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ln k और 1/t का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ, अब भाई बात नहीं करना है, सुनो इधर, बात नहीं करना है आपको, शांत होकर अपना याद करना है, ठीक है, डिस्टर्ब हो रही है क्लासेस से। तो क्या है, ln k और 1/t का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। देखना कैसे, ln k इज इक्वल टू यहां क्या आएगा, ln a, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, e a अपॉन आर टी प्लस ln a, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर माइनस ये था तो कैसा आएगा आपका ग्राफ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर हम लोग ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कैसा आएगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है प्रीति, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। अब देखना y का मतलब क्या है, ln k है, x का मतलब क्या है, 1/t है, तो m का मतलब क्या हो जाएगा, e/r हो जाएगा, जाहिर सी बात है। x का मतलब क्या है, 1/t है, तो m का मतलब क्या हो जाएगा, e/r हो जाएगा। c का मतलब क्या हो जाएगा, ln, अच्छा c का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ, क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब क्या है, जो आपकी लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब देखना ये कैसे तुम्हारा बनेगा, अब ये क्या है, यहाँ पर देखो नेगेटिव है, यानी कि स्लोप क्या होगा आपका, नेगेटिव स्लोप होगा। अब नेगेटिव स्लोप को हम लोग कैसे बनाते हैं अगर तुमको पता है तो, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगी, जहां पर ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ln a बोलेंगे, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, e अपॉन, समझ आया। और y पे क्या है तुम्हारा, y पे तुमको पता ही है ln k है, और x पे क्या है, 1/t है। ऐसे आपका ये बन जाएगा, सिंपल बात इतनी है, इतना तुमको याद होना चाहिए। अब ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है तो इसका मतलब तुमसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, पूछने का पूरा चांस है, तो इस ग्राफ को आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब कुछ एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, सब कुछ आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अब देखना क्या इसमें होता है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस e/r, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा, देख लिया भाई अभी तुरंत पीछे हमने। अब क्या लिखा है, सो वी कैन कैलकुलेट e एंड a यूजिंग दीज वैल्यूज, तो क्या है, अगर सब कुछ इसके अंदर दिया हो तो हम लोग e को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और a को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो क्या हो, हर एक चीज दी हुई है, e की वैल्यू भी दी हुई है, t1 भी लिखा हुआ है, r भी दिया हुआ है और k भी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग a निकाल सकते हैं। या फिर अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो हम लोग दो इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले मान लो टाइम t1 तो उसके लिए ये लिख दिया इक्वेशन, फिर क्या टाइम t2 उसके लिए ये लिख दिया इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो अभी इसके ऊपर सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, टाइम t1 के लिए है और ये क्या है, टाइम t2 के लिए, सिंपल बात है बस। एक बार इसको ध्यान से देखो और डाइजेस्ट करने का ट्राई करो 30 सेकंड में। बस जब t1 है तो टाइम क्या हो गया, t1 हो गया, जब t2 है तो टाइम क्या हो गया, t2 हो गया, सिंपल बात है, कुछ कठिन है नहीं। अब क्या लिखा है, k1 एंड k2 आर द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टाइम t1 एंड t2। t1 पे क्या है, k की वैल्यू k1 है और t2 पे क्या है, k2 है। अब ये क्यों दिया गया है, सवाल सॉल्व करने के लिए। अभी देखना इसको सबको मिक्स करके यहाँ पर आपका एक फाइनल इक्वेशन आई है, क्या ये, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू e अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। अब मान लो, अभी इसको सॉल्व करेंगे, दो टाइम दिए हुए हैं, ठीक है, दो क्या दिए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं। तुमसे पूछा है बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, आर की वैल्यू आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं पता तो मैं बताऊंगा, और k2 की वैल्यू दी हुई है और k1 की वैल्यू दी हुई है, तुम इसको फाइंड कर लोगे। जब दो डिफरेंट टाइम पर बात हो रही है, देखना यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, सॉरी टाइम नहीं यार, इसको क्या बोलते, टेम्परेचर, देखो क्या लिखा है, 500 केल्विन एंड
700 केल्विन। दोनों में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तुमसे क्या पूछा है? एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बताओ। इसको लेकर के सॉल्व कर लोगे, आसानी से हो जाएगा भाई सॉल्व। ठीक है ना? तो अब इस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई कर लो इसी बात पे। इक्वेशन दिया हुआ, आसान सवाल है, बेसिक एकदम, फॉर्मूला याद होगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एनर्जी को कैलकुलेट करना है जूल में, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या होती है? 8 पॉइंट, वैसे तो 5314 होती है, लेकिन आप 8.5 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर जूल में, और एनसीईआरटी बुक में क्या है, ज्यादातर आंसर जूल में दिए हुए हैं, तो सीधा तुम ये याद कर लो कि आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.5314 होती है, लेकिन 8.5 उसको आप मान सकते हैं। अब सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी।
सवाल तो फिर सॉल्व करना घर पे ट्राई। सवाल अभी बहुत सारे डॉक्टर को आज मार दीजिए पूरा जल्दी जल्दी। ठीक है सब लोग देखो, अब यहाँ पे देखना सब लोग ध्यान से एक बार यार, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हमको देखना है। ठीक है, जहां तक आपका हो गया है, अगर नहीं हो पाया है तो संडे को हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, कम से कम 100-150 आराम से बैठ के 2-3 घंटा, तब हम लोग आराम से चीजों को समझते जाएंगे। तो क्या है, संडे तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लें। ठीक है, कब तक? संडे तक। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अपना ये केमिकल काइनेटिक्स, 3 चैप्टर्स आप लोग आने वाले संडे तक रिवाइज कर ले सुबह 6 बजे तक। ठीक है, क्योंकि हम लोग आराम से बैठ के 2-3 घंटा बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं, और सवाल मैं खुद बना रहा हूँ, तो आप उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एकदम प्रीवियस ईयर वाले सवाल रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, जितना भी डाउट हो मुझसे आकर के पूछ लो। ठीक है, जो भी इस चैप्टर के डाउट्स हैं, सॉल्यूशन के, इसके और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब देखना ध्यान से क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट का क्या असर होता है रिएक्शन के ऊपर। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब क्या है, एक कैटलिस्ट वो सामान है जो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन उसके अंदर खुद कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, लेकिन उसके खुद के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। समझना कैसे? फॉर एग्जाम्पल MnO2 catalyzes the following reaction so as to increase its rate considerably। मतलब क्या करेगा, 2KClO3 से क्या बन रहा है, 2KCl + 3O2 बन रहा है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट हो रहा है यूज, उसका नाम क्या है, MnO2। तो एरो के ऊपर हम लोग अगर किसी भी सब्सटेंस का नाम लिख रहे हैं तो वो क्या है, कैटलिस्ट है। क्या करेगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देगा, लेकिन इसका खुद कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये लास्ट में MnO2 के रूप में आपको लास्ट में मिल जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस ये अगर ये 2 बार मान के चलो 2 हो रहा है पर सेकंड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ रहा है, 2 की स्पीड से ये बढ़ रहा है 1 सेकंड में, तो इसके रिएक्शन को ये बढ़ा के क्या कर देगा, 200 कर देगा। ठीक है, तो क्या है, ये रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके खुद के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखना कैसे, द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक क्या होता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और जो नेगेटिव होता है वो कम करता है। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या बोल दिया है, गलत बोल दिया। उसने क्या बोला है, कैटलिस्ट का सिर्फ एक ही काम है, क्या करना, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। रिएक्शन के रेट को कैटलिस्ट कम नहीं करता है। जो रिएक्शन के रेट को कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनहिबिटर बोलते हैं। इस वाली एनसीईआरटी के हिसाब से जो बचपन में पढ़ा था वो क्या था, गलत था। द सब्सटेंस इज देन कॉल्ड इनहिबिटर, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को कम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, और जो बढ़ा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं, कठिन नहीं, थ्योरी एकदम प्रॉपर थ्योरी। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। अब क्या है, कैटलिस्ट के एक्शन को हम लोग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी से समझ सकते हैं। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants resulting in an intermediate। क्या होता है, एक जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के अंदर कैसे करता है पार्टिसिपेट, क्या करता है, वो जो भी रिएक्टेंट है उनके साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बना देगा। क्या करेगा, रिएक्टेंट्स के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बना देगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटरमीडिएट बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट। तो क्या करेगा, आपसे पूछेंगे सवाल कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है। क्या करता है, वो जो भी रिएक्टेंट है उनके साथ एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, अपनी भाषा में इंटरमीडिएट बोल रहे थे। दिस हैज अ ट्रांजिशनरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। अब क्या है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, बहुत टेम्परेरी होता है, तुरंत तोड़ करके वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। अब समझना इस चीज को, आपसे सवाल क्या पूछेगा कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है। क्या करता है, वो जो भी वहां पर रिएक्टेंट मौजूद है उनके साथ एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना देगा। क्या करेगा, उनके साथ एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना देगा, फिर क्या होगा, वो इंटरमीडिएट तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और क्या बना देगा, वो प्रोडक्ट बना देगा। सिंपल बात ये है।
इतना समझ में आया या फिर नहीं आया सभी लोग? जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या करेगा वो रिएक्टेंट्स के साथ एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना देगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो इंटरमीडिएट क्या करेगा जल्दी से टूट जाएगा और क्या बना देगा प्रोडक्ट। सिंपल बात है, इसमें आपका और कुछ भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हाँ अदना फिर क्या हो रहा है आगे? It is believed that the catalyst provides an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactant and the product and hence lowering the potential energy barrier। मतलब क्या है, जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा रहा है, क्या करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या था? मतलब क्या है, कितना मिनिमम ताकत चाहिए रिएक्शन को पूरा करने के लिए, उतना ताकत आपको देनी पड़ेगी वहां पे, तभी वो रिएक्शन पूरा होगा। क्या करेगा वो उस ताकत के अमाउंट को कम कर देगा। क्या करेगा वो उस ताकत के अमाउंट को कम कर देगा। जैसे ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ क्या था, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब रिएक्टेंट से क्या बने, जब रिएक्टेंट को इतनी ताकत चाहिए क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग में। अब क्या किया, जब क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, मतलब क्या है कितना इतना एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए कैटलिस्ट के बिना प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या किया, जब तुमने कैटलिस्ट को डाल दिया तो क्या हो गया, ये एनर्जी बैरियर क्या हो गया अब आपका कम हो गया। पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब आपको इतनी ही ताकत देने पे ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा। पहले आपको इतनी सारी ताकत देनी थी, अब कितनी हो गई ताकत, इतनी कम हो गई। तो क्या हो गया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। सिंपल बात है। तो क्या होगा, कैटलिस्ट के आने से ताकत क्या लगेगी, कम लगेगी किसी भी रिएक्शन को पूरा करने में। तो इससे क्या हो गया, आपका रेट अपने आप बढ़ ही जाएगा, जाहिर से कम ताकत में आपका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो ये काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। तो ये चीज आपसे पूछ सकता है वो एग्जाम में, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमने कल भी पढ़ा था, अगर तुमको याद है तो। याद है ना भाई सबको? तो इसको हम लोग क्या बोले थे, ये जो ताकत यहाँ है इतने को डेल्टा एच बोले थे, चेंज इन एंथैल्पी। इट इज क्लियर फ्रॉम अनहेनियस इक्वेशन that lower the value of activation energy faster will be the rate of reaction। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ज्यादा। कुछ दिक्कत है क्या सौम्य, लग रहा है आज कुछ आपका, ठीक है, ज्यादा तेज तो रेस्ट कर लेती है क्या? नहीं रिवीजन नहीं, मैं थोड़ा इसको दिखा रहा हूँ। देखना आप इसको बड़े ध्यान से देखना। ये क्या पावर में है, माइनस ये अपॉन आर टी। अगर ये बढ़े, अगर ये कम होगा, मान लो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में कम हो रहा है। नेगेटिव में कम होने का क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज नेगेटिव में कम हो रही है मतलब वो क्या है, रियल में बढ़ रही है, ठीक है। -100 बढ़ा है या फिर -2 बढ़ा है, -100 बढ़ा है या फिर -2 बढ़ा है, -2 बढ़ा है ना। मतलब अगर कोई चीज नेगेटिव में कम हो रही है मतलब वो रियल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है, अगर माइनस ये मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रियल में वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आई मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो वो रियल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। और अगर रेट को कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। समझ आएगी नहीं ये चीज, इसको देखना भाई बड़े ध्यान से, ये चीज तुम्हारे लिए लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज तुम्हारी क्या हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, कम हो जाती है ना भाई एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये कम हो गई मतलब रियल में ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या होता है, रियल में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तुमने एक पढ़ाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, के ए होता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है। ये बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना है समझ में। यानी क्या हो रहा है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उतना
ज्यादा है। तो यहीं पे क्या लिखा हुआ है, देखो वही चीज यहाँ पे लिख दिया इसने। एनसीईआरटी वालों ने, आज ये लग रहा है चैप्टर पूरा हो नहीं पाएगा। टाइम कितना हो रहा है, ठीक ना, 6:30 हो गया एग्जैक्ट। देखो क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन, मतलब अर्हेनियस इक्वेशन से ये बात साफ हो चुकी है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो चीज हमने अभी समझ भी ली। अब क्या लिखा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या है, छोटा सा कैटलिस्ट का अमाउंट, छोटा सा कैटलिस्ट का अमाउंट रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। समझ आया, कैटलिस्ट अगर थोड़ा सा भी डाल दो तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा बहुत बेहतरीन लेवल पे बढ़ सकता है। ये चीज एनसीईआरटी बोल रही है। लेकिन क्या है, एक कैटलिस्ट का गिब्स एनर्जी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। किसको, कौन से सब रुके हैं, जाओ बेटा सब लोग चले जाओ भाई, ठीक है। एक कैटलिस्ट गिब्स एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता, ऑल्टर मतलब क्या होता है, बदलता नहीं है। तो क्या है, एक कैटलिस्ट का संबंध सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ होता है, वो गिब्स एनर्जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वर्क जो कोई सब्सटेंस कर पाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो क्या है, तुमको अभी इसको भूल जाना है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका कैटलिस्ट है उसका संबंध रेट ऑफ रिएक्शन के साथ है, गिब्स एनर्जी के साथ वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, सिर्फ सिंपल बात इतनी है, ठीक है। और गिब्स एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा जी बोलते हैं। इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या करेगा, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रेट को ये नहीं बढ़ा सकता है। तो क्या है, कैटलिस्ट सिर्फ उस रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है जो रिएक्शन पहले से चल रहा है। स्पॉन्टेनियस का क्या क्या मतलब होता है, जो रिएक्शन खुद से स्टार्ट हो जाए, जो रिएक्शन खुद से स्टार्ट हो चुका है उसके रेट को ये चेंज कर पाएगा। जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां पे आपको अलग से ताकत देनी पड़ रही है, उसके साथ ये कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, याद रखना, तुमसे पूछेगा एग्जाम में। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या है, एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्ट। क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम बस खाली जल्दी मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या होगा, आपको जल्दी मिल जाएगा, बस इतना खेल होगा, ठीक है, याद रखना इसको। बस भाई यही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड को ये बराबर करने में हेल्प करेगा। अभी कितना बड़ा है यार, इसको रोकना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बाकी है, इतना बस, खाली इतना इतना बस समझाने वाले, लेकिन इसमें बहुत कुछ। चलो कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिन का हमारा डिले हो ही गया, सुबह कैसे पढ़ा दूंगा, इसको बंद कर दो।